हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य शंकर। आई एम फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पे हम लोग पहले लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़े होंगे तो आप चैनल पे विजिट करके लाइफ प्रोसेस पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, तो चलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को देखते हैं। दोस्तों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को समझेंगे, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं उसको समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, फिर कोरेजन एंड रेंसिडिटी को दोस्तों करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहले भी जान चुके हैं केमिकल रिएक्शन आप लोग कभी ना कभी लाइफ में सुने ही होंगे। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होने के बाद उनसे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उस नए प्रोडक्ट को बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्ट। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और इनको रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होता है उनको बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है दोस्तों, तो जो नए प्रोडक्ट बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट आपस में कंबाइंड होकर नए प्रोडक्ट को बनाते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों रिएक्टेंट। सो दोस्तों, द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विथ अ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। जो नए प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों रॉ मटेरियल से, जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो और रिएक्टेंट किसको बोलेंगे? तो रॉ मटेरियल को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्टेंट के कंबाइंड होने से प्रोडक्ट बनता है। सो द सबस्टेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड द सबस्टेंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। दोस्तों, इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉड। ये ऑल दोज एग्जांपल आर द वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। दोस्तों, ठीक है, तो इन सभी एग्जांपल को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब केमिकल रिएक्शन, यदि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आप कैसे पहचानोगे कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है? दोस्तों, तो यदि कहीं केमिकल रिएक्शन होने का पहचान यदि करना है तो सबसे पहले चीज देखना होता है कि कहीं फिजिकल स्टेट में क्या चेंजिंग हुआ है, यानी कि रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट है क्या प्रोडक्ट का वही है या उसमें कोई चेंजिंग हुआ है। यदि कहीं फिजिकल स्टेट में कुछ चेंजिंग है दोस्तों, तो समझो कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फिजिकल स्टेट कहने का मतलब मैटर का 3 फिजिकल स्टेट होता है, फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दोस्तों, यदि फिजिकल स्टेट में चेंजिंग होता है तो समझो कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यदि कहीं कलर में चेंजिंग हो रहा है, यानी कि जो रिएक्टेंट का कलर है क्या प्रोडक्ट का कलर में, यदि रिएक्टेंट का जो कलर है क्या प्रोडक्ट का कलर वही है, यदि कलर में चेंजिंग हो रहा है तो समझो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यदि टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है तो समझो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। और यदि कोई नए प्रकार का गैस रिलीज होता है तो समझो कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। ये सभी तरीका है केमिकल रिएक्शन होने या ना होने के पहचानने का। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन को लिखने का दो तरीका होता है, उसके इक्वेशन को लिखने का दो तरीका होता है। एक होता है कि हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है कि हम केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यदि हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, यदि वर्ड में बोलते हैं तो वर्ड वाले केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। दोस्तों, ये हमारा वर्ड केमिकल इक्वेशन है। जबकि यहाँ पे देखो दोस्तों, जिंक के लिए यहाँ पे Zn इस्तेमाल करे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 इस्तेमाल किए हैं। तो जिंक का सिंबल क्या है? Zn है। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4 है। उसी तरह से जिंक सल्फेट का सिंबल ZnSO4 होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है। दोस्तों, ठीक, तो यदि हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, यदि वर्ड में लिखते हैं केमिकल इक्वेशन तो वर्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार देखेंगे आप, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट है, जबकि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या है? प्रोडक्ट है। यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में कंबाइंड होने से बना है। दोस्तों, अब दूसरी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी रिएक्टेंट होता है हम लोग रिएक्शन में लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक, यानी जो एरो हेड है इसके टेल के साइड में हम लोग रिएक्टेंट को लिखते हैं, जबकि एरो हेड के साइड में, जिधर एरो हेड इंडिकेट करेगा आपको, उधर प्रोडक्ट यानी राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एरो हेड का ऑलवेज ध्यान रखना, एरो हेड जिधर होगा वो प्रोडक्ट के साइड में होगा, जबकि एरो का टेल जो होगा रिएक्टेंट के साइड में होगा। अब इस एरो के ऊपर या नीचे हम लोग रिएक्शन के कंडीशंस को लिखते हैं। यदि कहीं हीट निकल रहा है तो हीट को लिखना होता है, टेम्परेचर को लिखना होता है, या कोई भी कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसको एरो को ऊपर या नीचे हम लोग लिखते हैं। उन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं देख करके। जैसे केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट और केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ द फिजिकल स्टेट। ये सभी चीज हम आपको बता चुके हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन द एरो
बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसा हम बता चुके हैं, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, प्रेशर हो गया, कैटेलिस्ट, कोई भी फिजिकल कंडीशन हुआ, एरो हेड के ऊपर या नीचे हम लोग दोस्तों लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी एक तरह का केमिकल इक्वेशन है, जिसको मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से दिखाते हैं दोस्तों। अब आइए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। ठीक, तो बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले यही ध्यान रखता है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या एलिमेंट का नंबर सेम है। तो यदि एलिमेंट का नंबर सेम नहीं है तो आपको अपने किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको किसी भी तरह से उनकी संख्या को सेम करना होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यदि सेम हो गया सभी एलिमेंट एटम की संख्या, तो समझो कि वो इक्वेशन बैलेंस है। यदि किसी भी एटम या एलिमेंट की संख्या यदि सेम नहीं हुआ तो समझो कि रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं हो, केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं है। तो बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोस्तों आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यदि कोई मैटर ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, इसका सीधा सी मतलब है कि उनकी संख्या में भी कम बेसी नहीं होगा, ना ही उनका संख्या डिक्रीज होगी, ना ही उनकी संख्या इंक्रीज होगी दोस्तों। और जब संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो उनके मास में भी चेंजिंग नहीं होगा। यही बात एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। और यदि कोई भी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है तो रिएक्शन को कैसा होना पड़ेगा दोस्तों, बैलेंस्ड होना पड़ेगा। यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में उनकी संख्या सेम होनी पड़ेगी, उनकी मास भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप लोग समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन यदि अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, एटम एलिमेंट की संख्या अलग अलग है, तो उनको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। इसके अलग अलग मेथड होते हैं दोस्तों। जैसे आपके क्लास में हिट एंड ट्रायल मेथड को ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई दूसरे मेथड को नहीं पढ़ना है। जबकि आप हायर क्लासेज में यदि जाएंगे तो वहाँ पे 2 और मेथड को पढ़ना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन एंड इलेक्ट्रॉन मेथड। अलग अलग मेथड ये हैं जो कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को आपके क्लास में नहीं पढ़ना है, तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे आपको ये मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखिए कि आपके केमिकल इक्वेशन, जैसे यहाँ पे आयरन वाटर से कंबाइंड होकर Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है दोस्तों। इसमें सबसे पहले देखिए कि सबकी संख्या को अलग अलग लिखिए पहले। जैसे यहाँ पे आयरन लिखा गया तो एक साइड में रिएक्टेंट लिखिए, दूसरे साइड में आप प्रोडक्ट लिखिए। देखिए पहले रिएक्टेंट में आयरन संख्या 1 है जबकि प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन की संख्या रिएक्टेंट में 2 है जबकि प्रोडक्ट में 2 है। ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट में 1 है जबकि प्रोडक्ट में 4 है। इस केमिकल इक्वेशन के अनुसार आप देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल कंपेयरिंग करके तो सबसे अधिक संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, माने जिस एटम की संख्या रिएक्शन में ज्यादा है, केमिकल इक्वेशन में ज्यादा है जिस एटम की संख्या, तो सबसे पहले आप उसको बैलेंस कीजिए, पहले उसको जिसकी संख्या ज्यादा है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख चुके हैं कि ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यानी कि आप देखेंगे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 4 जबकि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन संख्या 1 है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन की कमी है। आप सीधा सीधी यहाँ पे वाटर के साथ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए Fe4H2O, Fe3O4 और H2, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि जो भी आपके एटम एलिमेंट बन गए बच गए ऑक्सीजन के अलावा, उनको आप एप्रोप्रिएट संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके आप बैलेंस करने का कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई करिए, अपने से आपको सोचना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये बैलेंस हो जाए। आप यहाँ पे देखिए आयरन 3 है जबकि यहाँ पे आयरन क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड में, तो दोनों साइड में आपका आयरन की संख्या सेम हो जाएगा। जबकि उसी तरह से अब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे देखिए 8 हो चुका है, तो यहाँ पे 2 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन 8 हो गया। इस प्रकार से आप फाइनल केमिकल इक्वेशन जो देखेंगे ये आपका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको फिजिकल स्टेट को भी दिखाया, जैसे यहाँ पे आयरन के साथ S, वाटर के साथ G, Fe3O4 के साथ S और हाइड्रोजन के साथ G। यहाँ पे S रिप्रेजेंट करता है कि आयरन का नेचुरल स्टेट जो होता है सॉलिड, हम लोग सब जानते हैं लोहे का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, जबकि वाटर गैस, इस रिएक्शन में गैस के रूप में होता है वाटर, जबकि लिक्विड स्टेट होता है नेचुरल इसका। जबकि Fe3O4 एक सॉलिड है, हाइड्रोजन एक गैस है, ये हम सभी लोगों को मालूम है। तो सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड स्टेट को, L से रिप्रेजेंट करते हैं लिक्विड स्टेट को, G फॉर गैसियस स्टेट एंड एक्वस मतलब एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जिसमें थोड़ी गैस और पानी का मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक, इस प्रकार से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पर दोस्तों आपको एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का एक आसान सा ट्रिक मैं बता रहा हूं। यदि कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, उसको मत मांगे चलिए, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस कीजिए। उसके अलावा जो भी एलिमेंट बच गया दोस्तों उसको पहले बैलेंस कर लीजिए एप्रोप्रिएट नंबर को यूज करके। जैसे आप उसको बैलेंस करेंगे ऑटोमेटिक आपको रिएक्शन बैलेंस होते हुए दिखाई देगा।
आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस कीजिए और दूसरा जो एलिमेंट बच गया उसको पहले बैलेंस कीजिए। उसके बाद आपको बैलेंसिंग देखिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, बाकी स्टेप वाइज जो करना है जैसे मैं बताया उस तरह स्टेप वाइज आप बैलेंस कीजिएगा। अब आइए दोस्तों हम लोग टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। तो रिएक्शन आपका सबसे पहले टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन, ये सभी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन दोस्तों हम लोग इन सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को देखते हैं दोस्तों। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे दोस्तों दो या दो से अधिक चीजें आपस में कंबाइंड होगी और सिंगल चीजें बनेगी। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम है, दो एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइंड हुए और CO2 एक सिंगल कंपाउंड बना दोस्तों। यानी कॉम्बिनेशन नाम से दो चीजें या दो से अधिक चीजें कंबाइंड होगी और सिंगल चीजों की फॉर्मेशन होगी। तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे बर्निंग ऑफ द कोल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होते हैं, दो प्रकार के अलग अलग एलिमेंट अलग अलग तरीके से कंबाइंड हुआ और वाटर का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। ठीक है, उस तरह कैल्शियम ऑक्साइड और H2O आपस में कंबाइंड होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि यहाँ पे एक्वस इनका फिजिकल ऐसे हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। इसको सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं दोस्तों। इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ठीक, आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइंड होने वाला करने वाली रिएक्शन, यानी दो से अधिक चीजें आपस में कंबाइंड होगी और नए प्रोडक्ट का सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार दोस्तों जब कहीं कोई सिंगल चीज बनता है दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होता है। और यदि किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होता है तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हुआ एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है दोस्तों। और ये सभी रिएक्शन जो आपके सामने है, ये सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन यानी जहां पे कोई चीज ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट यदि कहीं बन रहा है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ये टूटने फूटने वाली रिएक्शन है। द रिएक्शन इन व्हिच कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब ब्रेक होना इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग प्रकार का होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अलग अलग एग्जाम्पल है, अलग अलग तरीके से डिकम्पोज करने का तरीका है, मोड है दोस्तों। तो सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब बाय द हीट, व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द हीटिंग। कहीं हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, उससे कोई चीज यदि ब्रेक डाउन होता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे आयरन सल्फेट को हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में रिलीज हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ पे मेन प्रोडक्ट जो होता है फेरिक ऑक्साइड यानी FeSO4 मैंने फेरस सल्फेट को यदि हीट करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। फेरिक ऑक्साइड का दोस्तों कलर जो होता है रेड ब्राउन कलर होता है, जबकि फेरस सल्फेट का कलर ये आपको ग्रीन कलर का होता है दोस्तों। ठीक, जी का ध्यान रखिएगा। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं, इनका भी फिजिकल सॉलिड होता है। इनको भी यदि हीट करेंगे तो क्विक लाइम जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर रिलीज होगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ठीक, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है और इसे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको। तो डिकम्पोजिशन में कोई भी चीजें ब्रेक होती है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी को एज ए एनर्जी के रूप में यूज करते हैं किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, जैसे वाटर, पानी से यदि हम इलेक्ट्रिक करंट यदि पास कराएं तो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देगा। आप देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन थ्रू वाटर को इलेक्ट्रिक करंट पास करा करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देते हैं दोस्तों। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है दोस्तों, अब आइए फोटोलाइटिक फोटो मतलब लाइट, यानी कि हम कहीं लाइट एनर्जी को यदि यूज करते हैं किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, Ag को सिल्वर बोलते हैं, क्लोरीन को Cl को से क्लोराइड बोलते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड इनका भी फिजिकल सॉलिड होता है, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में यदि डिकम्पोज कराते हैं तो सिल्वर और क्लोराइड गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड को भी सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिल्वर और ब्रोमीन के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये सभी
रिएक्शन जो होते हैं एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों देखिए, जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये सब ब्रेक डाउन होने वाले रिएक्शन है, यानी कि कहीं भी आपको किसी को ब्रेक करना है, यानी उसके केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आपको किसी बॉन्ड को ब्रेक करना तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन में यदि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वैसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी जितने सारे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़े अभी तक, ये सभी एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, द रिएक्शन व्हिच एक्वायर एनर्जी in the form of heat, light, electricity to break reactant and are called endothermic reaction। ठीक है, तो किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप ध्यान रखिएगा, आप बराबर ध्यान रखिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तीसरे प्रकार का रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। अभी तक हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख चुके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, टाइप्स भी देख चुके हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई ना कोई एटम डिस्प्लेस होगा, कोई दूसरा एटम होगा उसको डिस्प्लेस करवाएगा। जो एटम डिस्प्लेस करवाएगा दूसरे एटम को, तो जो डिस्प्लेस कराने वाले एटम होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होता है, जो डिस्प्लेस होता है वो लो रिएक्टिव होता है। यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कराते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच more reactive element displaces less reactive element from its salt solution। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक एक्वस फिजिकल स्टेट है इनका, ये कॉपर सल्फेट का ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। यदि हम उसमें आयरन डालते हैं तो आयरन क्या करेगा, सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ कंबाइंड हो जाएगा। यानी कॉपर को सल्फेट से रिप्लेस करा दिया, डिस्प्लेस करा दिया वहां से, और खुद बन गया कॉपर के रूप में फ्री हो गया, और आयरन जो है सल्फेट के साथ कंबाइंड हो गया। यानी कि यहाँ पे आयरन जो है हाईली रिएक्टिव है, जबकि कॉपर इसके कंपेयरिंग में लो रिएक्टिव है। तो आयरन क्या गया, कॉपर को डिस्प्लेस करा दिया, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक आयरन की कांटी को, नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा गया है। तो रखने के बाद कुछ देर के बाद देखा गया कि जो आयरन का जो नेल है, जो कांटी है, इसका कलर ब्राउनिश कलर होने लगा, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर जो है डिपॉजिट होने लगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरी चीज कि जो कॉपर सल्फेट का ये आपको नीला कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है कॉपर, ठीक है, ब्लू कलर का, वो चेंज होने लगता है ग्रीन कलर में आयरन को वजह से दोस्तों, यानी क्योंकि ये FeSO4 में कन्वर्ट होने लगता है सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है, जबकि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन ये ग्रीन कलर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ। उसी तरह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। जैसे यहाँ बेरियम क्लोराइड Na2SO4 है, तो बेरियम डिस्प्लेस होगा सोडियम से, सोडियम डिस्प्लेस हो जाएगा बेरियम से। जैसे यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड, यहाँ बेरियम सल्फेट बन गया, जबकि सोडियम के साथ क्लोराइड हो गया। यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, एक दूसरे का आयन एक दूसरे को दे देता है। जैसे रिएक्शन इन व्हिच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब एक दूसरे में देन लेन होना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयन बिटवीन टू कंपाउंड। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट कंबाइंड होता है बेरियम क्लोराइड से, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो होता है एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आपको रिएक्शन में फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन में यदि कहीं भी आपको यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है रिएक्शन में, एक्सपेरिमेंट में, तो समझो को बेरियम सल्फेट है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। यानी किसी भी रिएक्शन में यदि प्रेसिपिटेशन बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी कि रिएक्शन में देखोगे कंटेनर के नीचे जाकर ये सॉलिड के रूप में बैठ जाता है, इसीलिए इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखते हैं कि किस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे, किसको रिडक्शन बोल देंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है दोस्तों। हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यदि कहीं भी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन यदि कंबाइंड होता है, यदि कहीं भी ऑक्सीजन कंबाइंड होता है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यदि कहीं हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक, तो उसको बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बना CO2 बना है, यानी कार्बन से ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, तो CO2 तभी बना। यानी यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ।
और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर और O2 CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसका मतलब कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, इसको भी बोलेंगे एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, अब देखो यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहाँ पे कॉपर फ्री हो गया। तो जब कॉपर फ्री हुआ तो कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, जबकि हाइड्रोजन जो है वो ये वाटर बना लेता है। ठीक, इस बात आप समझिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक, अब आइए रिडक्शन, जस्ट इसका उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को देखिए, यहाँ कॉपर बन गया, ये हुआ रिडक्शन, क्योंकि कॉपर से देखिए ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, इसलिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, इसको बोलेंगे रिडक्शन। जबकि हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन आके ऐड हुआ, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, तो आप इस प्रकार देखिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे डेली लाइफ में ये होते रहता है। ठीक है, क्योंकि हम कोई खाना भी यदि खाते हैं वो हमारे शरीर में जब जाके यूज होना होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है, वहां पे भी ऑक्सीडेशन ही होता है। हमारे जो भी न्यूट्रिएंट मिल रहे वो ऑक्सीडाइज होते हैं और उनसे एनर्जी हमें रिलीज हो, जैसे हम ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन में जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन और ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, और CO2 और वाटर में कन्वर्ट होता है और वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होता है। ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारे पूरे लाइफ से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनका हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कैसी कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो सबसे पहले कोरोजन समझते हैं, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रेंसिडिटी भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे देखते हैं कोरोजन कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। कोरोजन में क्या होता है, तो कोरोजन में क्या होता है दोस्तों, जब कोई मेटल सरफेस मॉइस्चर, एयर या एसिड के साथ कंबाइंड करता है तो क्या होता है, वहां पे एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड उसके लेयर पे सरफेस पे बन जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आयरन है, लोहा है, या कोई मेटल, मतलब आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब मेटल है। आपको आयरन के ऊपर डेली लाइफ में अपने दिखाई देता होगा कि आयरन जब मॉइस्चर या एयर या एसिड के कांटेक्ट में आता है उसका सरफेस, और वहां पे कुछ मात्रा में वाटर हो तो उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है, जिसके हम बोलते हैं रस्ट दोस्तों। और जानते हो रस्ट को जंग भी बोलते हैं। तो यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरह का कोरोजन होता है। तो आयरन का सरफेस एयर मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और वो क्या होता है, कोरोड हो जाता है, मतलब जंग लग जाता है। जंग लगने की वजह से आयरन का सरफेस जो होता है वीक हो जाता है। आप भी जानते हो आयरन जब जंग लगता है तो आयरन क्या होता है, लोहा क्या होता है, कमजोर हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक तो इसी को बोलते हैं कोरोडेड होना, आयरन का जंग लगना, आयरन का कोरोडेड होना बोलते हैं। अब लगी रही बात कि आयरन पे यदि रस्ट लगता है या कोई भी मेटल के ऊपर रस्ट लगता है तो उसको हटाने का तरीका क्या होता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसको ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर द एग्जांपल ऑफ द कोरोजन। ठीक है दोस्तों, ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, सिल्वर का ब्लैक होना, या फिर कॉपर के ऊपर देखें कहीं आपके घर में कॉपर का बर्तन हो तो उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाता है, ग्रीन कलर आ जाता है, ये सब कुछ कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक, अब कोरोजन से हम कैसे मेटल को बचा सकते, क्योंकि मेटल तो पैसा लगता है, कोई भी यदि घर में लोहे के खिड़की लगाए हो उनको जंग लगने से बचाना है, घर में सिल्वर की बर्तन है, सिल्वर की ऑर्नामेंट्स उनको ब्लैक कलर लगने से बचाना है, या कॉपर का कोई बर्तन है उस पर ग्रीनिश कलर देखने में अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है, तो उसको इन सब चीजों से कोरोजन से कैसे बचाओगे। तो कोरोजन को हम प्रिवेंट करते हैं बाय द गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग के थ्रू। हम देखते हैं अपने गेट वोट पे पेंटिंग मारते हैं हम लोग, ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो कोरोड ना हो, उस पर जंग ना लगे, उसका कलर डिस्कलर ना हो, उनका क्वालिटी खराब ना हो। इन सबसे बचाने के लिए ये हमारा 3 मेन तरीका है, गैल्वेनाइजेशन कराओ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू करते हैं, या पेंटिंग करते हैं हम लोग। इन सब चीजों से कोरोजन से बचाया जा सकता है, मेटल को बचाया जा सकता है। अब आइए दोस्तों रेंसिडिटी के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। रेंसिडिटी दोस्तों देखो, हम सभी लोग इससे परिचित हैं, बेशक आप नाम से परिचित होंगे या नहीं होंगे, पर रेंसिडिटी का मतलब होता है, गर्मी के दिनों में देखना खाना सुबह में बनता है शाम तक खराब हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है, उनका स्मेल खराब हो जाता है, तो उसी को एक्चुअली दोस्तों रेंसिडिटी बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे खाने में हम लोग तेल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें फैट होता है, ऑयल होता है, उनका एयर में जब कंटेक्ट में आते हैं, एयर के कंटेक्ट में आते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन होता है, यानी फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन होना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आर नोन एज रेंसिडिटी दोस्तों। यानी द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ द फूड। हम सभी लोग इन चीजों से परिचित हैं। ठीक, गर्मी दिनों में खाना तेजी से खराब हो जाता है, जबकि ठंडी के दिनों में खाना तेजी से खराब नहीं होता है। खाना खराब होने से मतलब हमारा सीधा क्या है, उसका स्मेल में चेंजिंग आ जाना, उसका टेस्ट में चेंजिंग आ जाना, और बैड, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी दोस्तों। ठीक,
अब रेंसिडिटी, खाना को खराब होने से उनका को कैसे बचाया जा सकता है? हम सभी लोग जानते हैं जो पैकेट फूड आता है वो 6-6 महीना तक खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट किसको बोलेंगे? जो उसको बैड स्मेल या खाना को खराब करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो उनको पनपने से रोकने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसी केमिकल सब्सटेंस को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और जो भी पैकेट फूड होता है उसमें कंपनी क्या करती है? एंटीऑक्सीडेंट डाल देती है ताकि नए कोई भी उसको खराब करने वाला ऑक्सीडेंट पैदा वहां ना हो। इसलिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके खाना को खराब होने से बचा सकते हैं। 6-6 महीना तक खाना पैकेट फूड खराब नहीं होता है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट के यूज होने से। ठीक, अब आए दूसरा तरीका, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। हम लोग किसी भी एयर टाइट कंटेनर में जब खाना को रखते हैं तो नॉर्मली कुछ ज्यादा देर तक वो अच्छा बना रहता है, खराब नहीं होता है। हम अपने डेली लाइफ में इस चीज को भी एक्सपीरियंस किए हैं दोस्तों। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर टाइट जो कंटेनर होता है बाहर के एयर से डायरेक्टली एक्सपोज होने से खाना को बचा देता है। तो इस वजह से खाना खराब होने से बच जाता है, क्योंकि हमारा ओपन एटमॉस्फेयर के एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जाकर खाने को खराब कर देते हैं। अब तीसरा तरीका है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अब जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है एक नॉन रिएक्टिंग गैस होता है, जबकि एयर मिक्सचर ऑफ गैस होता है, उसमें बहुत सारे गैस होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, डस्ट भी होता है। वो खाना को एयर खराब कर सकता है। तो यदि एयर को हटाकर वहां पर नाइट्रोजन गैस रख दे तो खाना खराब होने से बचे। जैसे हम लोग लेज खाते हैं, लेज का पैकेट हो गया, कुरकुरे का पैकेट हो गया, आप लोग देखेंगे उसमें भी गैस भरा होता है। एक्चुअली वो नाइट्रोजन गैस होती है और 6-6 महीना तक उनको खराब होने से बचा देती है, क्योंकि वो एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। हम अपने घर में भी गर्मी के दिनों में खाना को जनरली बनाते हैं तो रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी पनपते नहीं है। नहीं पनपते तो खाना कुछ देर तक अच्छा बना रहता है, खराब नहीं होता है दोस्तों। हम लोग डेली लाइफ में होते हैं। इस प्रकार से रेंसिडिटी से खाना को बचाने के लिए, खाना को खराब होने से बचाने से 4 तरीका हुआ। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन एंड बाय यूजिंग द रेफ्रिजरेटर। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ब्रॉडली हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों, अब जरा हम लोग थोड़ा रेडिकल के बारे में समझते हैं। तो रेडिकल क्या होता है? रेडिकल किसी एलिमेंट का एटम होता है या डिफरेंट एलिमेंट का एक ग्रुप होता है जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, उसको रेडिकल बोलते हैं दोस्तों। रेडिकल इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के या तो ग्रुप होता है या किसी एलिमेंट का एटम होता है जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, उसी को हम लोग दोस्तों रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब रेडिकल नेचर वाइज 2 प्रकार का हो जाता है, या तो पॉजिटिव रेडिकल हो या तो निगेटिव रेडिकल हो। जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल होगा उसको पॉजिटिव रेडिकल बोलते हैं, जो निगेटिवली चार्ज रेडिकल होगा उसको निगेटिव रेडिकल बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अमोनिया NH4 होता है जिसका वैलेंसी 1 होता है, नाइट्रेट NO3- होता है। नाइट्रेट इसमें देखेंगे, जैसे अमोनिया एक पॉजिटिव रेडिकल है जबकि नाइट्रेट एक निगेटिव रेडिकल है। जबकि नाइट्राइट भी एक निगेटिव है, बाइसल्फेट ये भी एक निगेटिव रेडिकल है, बाइसल्फाइट ये भी एक निगेटिव रेडिकल है, बाइकार्बोनेट ये भी एक निगेटिव रेडिकल है दोस्तों, हाइड्रोक्साइड OH- ये भी एक निगेटिव रेडिकल है, एसीटेट CH3COO- ये भी एक निगेटिव। तो यानी आप चार्ज देखकर बता सकते हो, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली एग्जाम में ये सिंगल यूनिट की तरह होते हैं दोस्तों, एक एलिमेंट एटम की तरह दिखाई देते हैं नाम वाइज। ठीक, इसको आप लोग जरूर याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कार्बोनेट, डाइक्रोमेट, फॉस्फेट ये सब रेडिकल है। ठीक है, इधर इनका वैलेंसी लिखा हुआ है तो वैलेंसी भी ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग चलिए दोस्तों ये भी समझ लेते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल होते हैं वो जनरली बेसिक रेडिकल होते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, अमोनियम आयन हो गया, NH4+, ये सभी क्या है? एक तरह बेसिक रेडिकल। जरूर याद रखिएगा, पॉजिटिवली चार्ज जो रेडिकल होते हैं वो बेसिक रेडिकल होते हैं, जबकि निगेटिवली चार्ज रेडिकल जो होते हैं एसिडिक रेडिकल होते हैं, लाइक NO3-, Cl-, बाइकार्बोनेट आयन, ये सभी क्या है? एक तरह का निगेटिवली चार्ज रेडिकल है, और निगेटिवली चार्ज रेडिकल एसिडिक रेडिकल कहलाते हैं दोस्तों। ठीक, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। और बेसिक रेडिकल को हम लोग कटायन बोलते हैं, जने पहले ही बता चुके हैं। बेसिक रेडिकल जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल होते हैं, और दुनिया में कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? कटायन बोलते हैं। जबकि निगेटिवली चार्ज स्पेसिस को क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं। हम लोग बोल सकते हैं बेसिक रेडिकल कटायन होता है, जबकि एसिडिक रेडिकल एनायन होता है। अब देखो, रेडिकल का क्लासिफिकेशन हम लोग वैलेंसी के आधार पर भी कर सकते हैं। जिस रेडिकल की वैलेंसी यदि 1 है दोस्तों, उसको मोनोवैलेंट रेडिकल बोलेंगे। यदि वैलेंसी 2 है तो बाईवैलेंट बोलेंगे, जबकि वैलेंसी यदि 3 है तो ट्राईवैलेंट रेडिकल होते हैं। इस प्रकार से भी हम लोग रेडिकल को क्लासिफाई 3 प्रकार से करते हैं, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट दोस्तों। मोनोवैलेंट का कुछ है, जैसे हाइड्रोजन हो गया H+, सोडियम Na+, पोटेशियम हो गया, अमोनियम आयन हो गया, कॉपर
क्यूपरस हो गया, सिल्वर आयन हो गया दोस्तों, मर्क्यूरस आयन हो गया, ये सब क्या है मोनोवैलेंट रेडिकल। जबकि बाईवैलेंट जैसे मैग्नीशियम आयन हो गया, कैल्शियम, बैरियम, जिंक, निकल, ये सभी क्या है बाईवैलेंट रेडिकल जो है दोस्तों। लेड हो गया, टीन हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर 2 हो गया, मरकरी 2 हो गया, ये सब क्या है बाईवैलेंट रेडिकल। जबकि ट्राईवैलेंट रेडिकल इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम Al3+ एल्युमिनियम आयन, आयरन 3 जिसको फेरिक बोलते हैं, फेरिक आयन Fe3+, और क्रोमियम 3 जिसे Cr3+ बोलते हैं, ये सभी ट्राईवैलेंट रेडिकल है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंप्लीट किए, और इसमें कोई भी पॉइंट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जुड़े हुए हम नहीं छोड़े हैं, सभी पॉइंट को डील किए हैं। और आप लोग इस वीडियो को एक बार 2 बार देखेंगे तो आपकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी दवा है, हम गारंटी देते हैं। क्योंकि आपकी पूरी चैप्टर, पूरी एनसीईआरटी, तो आपके एग्जाम के सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं बनाया हूँ, ये पीपीटी बनाया हूँ मैं। आप इस पीपीटी को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और इसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप पढ़िए और वीडियो देखिए 2 बार कम से कम, तो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू।